बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कल हमने डिस्कस किया था फेट मैप ऑफ सी अर्चिन और उसमें हमने देखा कि अर्ली स्टेजेस में जो सेल डेवलप हो रहे हैं, ब्लास्टोमेयर्स में बन रहे हैं, उनकी फेट क्या है। हमने जाइगोट पे देखा कि अपर लेयर AN1 वो डिवाइड होके 2 AN1 बना रही थी, इसी तरह AN2 भी और वेज 1 और वेज 2 भी, फिर अपर माइक्रोमियर, लोअर माइक्रोमियर, ये सारे डिवाइड होके 2-2 टाइल्स बना रहे थे। इनमें से हर एक की फेट को हमने डिस्कस कल किया कि अपर माइक्रोमियर्स क्या बनाएंगे, लोअर माइक्रोमियर्स क्या बनाएंगे, इसमें से सबको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हमने एक दफा चले हम इसको फिर देख लेते हैं कि जो वेज 2 है उसको हमने देखा था वो सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स बना रहे थे। अपर माइक्रोमियर्स जो है वो प्राइमरी मेसेंकाइमल टिश्यूज बना रहे थे। ठीक है, जिनसे आगे जाके उनके स्पाइक्यूल्स यानी कि स्केलेटन बनना था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लोअर माइक्रोमियर्स को देखा था कि लोअर माइक्रोमियर्स जो है वो सिलोम बना रहे थे। अब जो हमने उसके बाद एक और चीज डिस्कस की थी, एक दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे कि माइक्रोमियर्स जो है वो डिफरेंशिएशन में अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें ये जो माइक्रोमियर्स हैं इनको लिया गया, एक एम्ब्रियो में से आइसोलेट किया गया एट 16 सेल स्टेज और उनको दूसरे एम्ब्रियो के एनिमल पोल में इंसर्ट कर दिया गया। तो अब माइक्रोमियर्स जो हैं जब इनको सेपरेट भी कर लिया जाता है और इनको किसी टेस्ट ट्यूब में भी ग्रो करवाया जाए तो ये एंड पे क्या जाके फॉर्म करेंगे, स्पाइक्यूल्स, यानी कि ये अपने सराउंडिंग के इन्फ्लुएंस के बगैर भी जिसमें उन्हें डेवलप होना होता है ये ऑटोनोमसली उसमें डेवलप हो जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि ये खुद तो इस तरह से दूसरों अपनी सराउंडिंग पर डिपेंड किए बगैर डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अपनी सराउंडिंग में ये इंड्यूस करते हैं चेंजेस जिससे एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है इनके सराउंडिंग सेल्स में, यानी उनकी फेट को डिटरमिन करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं और उनकी डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करते हैं अपने सराउंडिंग, अपने नेबरिंग सेल्स की। तो जब इन माइक्रोमियर्स को दूसरे एम्ब्रियो के एनिमल पोल में, वेजिटल पोल यहाँ से लेके दूसरे एम्ब्रियो के एनिमल पोल में इंसर्ट किया गया, तो यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी, आर्केंटिरोन फॉर्मेशन, गट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। वैसे गट फॉर्मेशन जो है वो हमेशा स्टार्ट होती है, मेनली स्टार्ट होती है वो वेजिटल पोल पे। तो इसका मतलब है कि जो माइक्रोमियर्स हैं वो यहाँ पे फिर गट फॉर्मेशन इंड्यूस करते हैं अपने नेबर सेल्स में और उनको एंडोडर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब इनको उठाकर यहाँ ऊपर एनिमल हाफ में लेके आए तो यहाँ पे भी इन्होंने गट फॉर्मेशन इंड्यूस कर दी, यानी एम्ब्रियो की दोनों साइडों पे गट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोमियर्स हैं वो कुछ ऐसे इंडक्टिव सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो नेबरिंग सेल्स में नेबरिंग सेल्स को एंडोडर्म में डिफरेंशिएट करवाते हैं। ये जो इंडक्टिव सिग्नल्स हैं ये यूजुअली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन जो इस सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं, अगर हम देखें तो इसमें बीटा कैटेनिन इंपॉर्टेंट है, साइक्लिन और विंट लिगेंड्स, ये तीनों जो हैं ये अपना रोल प्ले करती हैं सेल साइकिल में। ठीक है, सेल साइकिल को रेगुलेट करने में। हम जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो माइक्रोमियर्स हैं, माइक्रोमियर्स ऐसे केमिकल्स, ऐसी प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, ऐसे सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो कि नेबरिंग सेल्स में डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करवाते हैं। तो ये देखा गया कि इनके अंदर जो ये स्पेसिफिक एक प्रोटीन है जो इंडक्शन का काम करती है वो बीटा कैटेनिन है। बीटा कैटेनिन प्रोटीन जो है वो इनके साइटोसोल में अक्यूमुलेट होती है, माइक्रोमियर्स के साइटोसोल में। उसके बाद ये न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होती है और वहां पे ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करती है और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है और इस तरह से ये सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब ये बीटा कैटेनिन का जो रोल है ये डिफरेंशिएशन में किस तरह से रोल प्ले करती है, यानी ये देखा गया कि जो बीटा कैटेनिन है जब माइक्रोमियर्स को यहाँ पे इनको आइसोलेट करके तो दूसरे एम्ब्रियो में इनको ट्रांसपोर्ट किया गया, तो उन आइसोलेटेड माइक्रोमियर्स में लेबल्ड नाइट्रोजन उनमें इंजेक्ट की गई ताकि रेडियो एक्टिविटी को वो चेक कर सके। जब उन्होंने माइक्रोमियर्स को इंसर्ट किया तो जो लेबल्ड नाइट्रोजन रेडियो एक्टिविटी थी वो साइटोप्लाज्म में शो हो रही थी। ठीक है, उसके बाद अब जो रेडियो एक्टिविटी है वो 2 घंटों के बाद वो वेज 1 में शो हुई। ठीक है, और 3 घंटों के बाद वेज 2 में भी वो रेडियो एक्टिविटी शो होना शुरू हुई। इसका मतलब ये है कि वो जो माइक्रोमियर्स हैं वो डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहे थे।
इसका यानी कि जो माइक्रोमियर्स हैं उन्होंने अपने जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको एंडोडर्म में उनकी डिफरेंशिएशन करवाई और वहाँ पे गट फॉर्मेशन इंड्यूस की। ठीक है, अब जो बीटा कैटेनिन है इसका डिफरेंशिएशन में रोल भी चेक करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें लिथियम क्लोराइड को यूज किया गया। लिथियम क्लोराइड जो है वो इस सिग्नलिंग पाथवे में अपना रोल प्ले करता है, जो हमने कहा कि विंड सिग्नलिंग पाथवे है और बीटा कैटेनिन और साइक्लिन प्रोटीन के सारे मिलके सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो विंड पाथवे में हम आगे जाके देखेंगे GSK3 प्रोटीन है जो कि फास्फोराइलेशन करवाती है। तो ये जो ये लिथियम क्लोराइड है ये उस एंजाइम को, उस प्रोटीन को इनहिबिट करता है। उसको इनहिबिट करने से जो बीटा कैटेनिन है वो अकोमुलेट होती जाती है, क्योंकि वो जो GSK3 है उसने बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन करवानी होती है। तो जब बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन नहीं हो रही होती तो वो फिर सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में अकोमुलेट होती रहती है। ठीक है, अब जब ये इस लिथियम क्लोराइड को यूज किया गया तो उसने GSK3 को इनएक्टिवेट करवा दिया, जिससे जो बीटा कैटेनिन है वो ब्लास्टोमियर्स के साइटोसोल में अकोमुलेट होती रही। जब ये ब्लास्टोमियर्स के साइटोसोल में अकोमुलेट हुई तो वैसे तो ये उनके अंदर माइक्रोमियर्स के अंदर ये अकोमुलेट हो रही थी ना, और बाकियों में तो ये एक्टिवेट हो रही थी। लेकिन अब जब सबके अंदर ही ये अकोमुलेट होना शुरू हुई तो इसने क्या किया कि सारे ब्लास्टोमियर्स को एंडोडर्म और मेसोडर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो ब्लास्टोमियर्स की डिफरेंशिएशन होनी थी 3 लेयर्स में से किसी एक में, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म में होनी थी, तो वो सिर्फ 2 उनसे लेयर्स बनी, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। यानी जब वो एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो उसमें एक्टोडर्म नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो ये बीटा कैटेनिन है जब ये कमुलेट होती है तो ये डिफरेंशिएशन में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसको हम फिर आगे देख लेते हैं। विंड पाथवे जो है, विंड लिगेंड जो है वो इस सारे प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करता है। तो सिग्नलिंग पाथवे की यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है। सिग्नलिंग पाथवे का मतलब है सीक्वेंशियल चेंजेस इन सेल। ठीक है, और ये सीक्वेंशियल चेंजेस जो है इनका रिजल्ट क्या होगा, ये तब ये सीक्वेंशियल चेंजेस होंगे, यानी चेंजेस आएंगी सेल के अंदर। जब एक सिग्नल आएगा तो उसके बाद एक सीक्वेंस के साथ सेल के अंदर चेंजेस इंड्यूस होंगी। किस किस्म की चेंजेस इंड्यूस होंगी वो हम आगे जाके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये चेंजेस इंड्यूस कब होंगी, जब वो सिग्नल आएगा और सेल के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, सेल सरफेस के साथ बाइंड करेगा। ये जो हम विंड पाथवे की बात कर रहे हैं, विंड पाथवे जो है इसमें भी जो विंड लिगेंड है, विंड प्रोटीन है, ये बेसिकली विंड जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये विंड जो प्रोटीन है ये बाइंड करती है सेल सरफेस के साथ और फिर सेल के अंदर ये चेंजेस इंड्यूस करती है। जो विंड ये ग्लाइकोप्रोटीन है ये बेसिकली ये बिलोंग करती है प्रोटो ऑन्कोजीन फैमिली से, प्रोटो ऑन्कोजीन फैमिली से, सॉरी। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं ये नॉर्मल जीन्स हैं। ठीक है, ये सेल के अंदर अपने फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी सेल सिग्नलिंग में भी ये उन सिग्नलिंग पाथवे में भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और उसके अलावा ये प्रोग्राम सेल डेथ में भी अपना रोल प्ले करती हैं, यानी अपोप्टोसिस में भी अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद ये कैंसरस जीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी इनका जो एक्सप्रेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और जो सेल साइकिल है वो मजीद रेगुलेट नहीं हो सकता और उसके बाद जो कैंसर है वो डेवलप होता है। यानी ये ट्यूमर जेंसिस की वजह बनती है अगर ये ओवर एक्सप्रेशन हो इन जीन्स का, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का। और ये कब हो सकता है इस तरह, जब इनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, वरना नॉर्मल सेल्स में ये सिग्नलिंग पाथवे से डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा एपोप्टोसिस वगैरह में भी अपना रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं विंड पाथवे जो है ये किस तरह से सेल के अंदर ऑपरेट हो रहा है। ऐसे सेल्स जिनके साथ विंड लिगेंड बाइंड कर सकता है, ये एक सेल है। ठीक है, इसके साथ विंड लिगेंड जो है ये बाइंड कर सकता है। तो इसके लिए बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है उन सेल्स के ऊपर जिनके साथ विंड बाइंड कर सकता है,
उस रिसेप्टर को हम कहते हैं फ्रिजल्ड रिसेप्टर। फ्रिजल्ड रिसेप्टर के साथ जब विंट बाइंड करता है तो सेल के अंदर अब वो एक सीक्वेंस में चेंजेस आएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि डिशवेल्ड प्रोटीन डीएसएच प्रोटीन जो है इसको ये एक्टिवेट कर देता है विंट। जब इसके साथ बाइंड करता है तो एज अ रिजल्ट डीएसएच प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो ये क्या करती है, ये जीएसके3 प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देती है। जीएसके3 प्रोटीन का क्या मकसद होता है, ये फास्फोराइलेशन करवाती है। फास्फोराइलेशन किसकी करवाती है, बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन करवाती है। अब जब ये इसने डीएसएच ने जीएसके को ब्लॉक कर दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया, तो अब ये बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन नहीं होगी। फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो ये सेल के अंदर अकमुलेट होती रहेगी। जब ये सेल के अंदर इस तरह जमा होती रहेगी तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें से कुछ जो बीटा कैटेनिन है वो ई कैडहेरिन जो है वो बना देंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और कुछ बीटा कैटेनिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जब ये ट्रांसपोर्ट होगी तो ये फिर एक और ट्रांसक्रिप्शन टी सेल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करेगी, और इसके साथ बाइंड करने के बाद ये डीएनए के किसी एक स्पेसिफिक रीजन के साथ बाइंड करेंगी, और वहां से फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और उस मैसेंजर आरएनए से साइक्लिन प्रोटीन बनेगी। और जो साइक्लिन प्रोटीन है वो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो माइटोसिस को प्रमोट करती है। तो इस तरह से बीटा कैटेनिन जो है वो साइक्लिन की जो साइक्लिन की सिंथेसिस हो रही है साइक्लिन प्रोटीन की, उसको रेगुलेट कर रही है। और बीटा कैटेनिन को क्या रेगुलेट कर रहा है, विंट लिगेंड रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कि जब विंट लिगेंड जो है वो इसके साथ बाइंड करता है तो फिर बीटा कैटेनिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होती। और अगर इस ये जो जीएसके3, क्योंकि जीएसके3 जब इसको बीटा कैटेनिन को फास्फोराइलेट करेगी तो उसके बाद ही जो बीटा कैटेनिन है वो सेल के दूसरे फंक्शन में यूज होगी। और अगर बीटा कैटेनिन जो है उसकी फास्फोराइलेशन नहीं हो रही, विंट इसके साथ बाइंड कर रहा है, जीएसके3 इनएक्टिव हो जाता है, बीटा कैटेनिन अकमुलेट होती है, तो फिर बीटा कैटेनिन अकमुलेट होने के बाद कुछ बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में आएगी, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगी, वहां पे साइक्लिन जो है साइक्लिन प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, लेकिन अगर जो ये जीएसके प्रोटीन है ये एक्टिव हो, यानी विंट बाइंड ना करे और जीएसके एक्टिव रहे, तो फिर ये क्या करती है, बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन करवाती है। जब बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन हो जाती है तो फिर ये क्या करती है, ये उसके बाद इसका जो रोल है वो डिफरेंट होता है। अब इसका रोल क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्सिस जो है नर्व ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले करती है। जब बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन हो जाती है, बीटा कैटेनिन जो है वो उसकी फास्फोराइलेशन कब होती है, जब जीएसके3 प्रोटीन एक्टिव हो। जब बीटा कैटेनिन के साथ जीएसके3 प्रोटीन इसको फास्फोराइलेट करवाती है तो फिर ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन एक और प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, एपीसी, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। ठीक है, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई के साथ जब ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन बाइंड करती है तो अब इसका रोल क्या होगा, इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जबकि अगर ये फास्फोराइलेशन इसकी नहीं होती तो फिर इसका रोल क्या होता है, फिर इसकी एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करती है और साइक्लिन प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाती है। ठीक है, तो ये जो है ये विंट पाथवे था। ये देखिए यहाँ पे आपको ये मजीद, यहाँ पे ये साइकिल जो है ये आपको मजीद क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए विंट जो है फ्रिजल रिसेप्टर के साथ बाइंड की, इसने डीएसएच को एक्टिवेट किया, डीएसएच ने जीएसके3 को इनहिबिट कर दिया, और इसके इनहिबिट के होने के बाद बीटा कैटेनिन अकमुलेट हो गई। अकमुलेट होने के बाद कुछ ई कैडहेरिन की सूरत में यहाँ पे ई कैडहेरिन की फॉर्मेशन करवा के ई कैडहेरिन यहाँ पे इम्बेड हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कुछ बीटा कैटेनिन जो है वो न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हुई, वहां पे जाके ये टी सेल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड किया, और उसके बाद इसने ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे साइक्लिन प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए बनवाया, और उससे जो साइक्लिन प्रोटीन बनी उसने माइटोसिस को प्रमोट किया। ठीक है, यानी सेल साइकिल को रेगुलेट किया। और अगर ये विंट इसके साथ बाइंड नहीं करता, जीएसके3 एक्टिवेटेड होती है, तो फिर ये एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई के साथ बाइंड करती है बीटा कैटेनिन प्रोटीन।
और उसके साथ बाइंड करने के बाद क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स जो है उसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा आज हमने जो डिस्कस करना था वो विंड पाथवे एक हमने डिस्कस किया, और बीटा कैटेनिन जो है ये किस तरह से बीटा कैटेनिन, साइक्लिन और विंड ये सारे मिलकर साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, और बीटा कैटेनिन जो है ये सेल डिफरेंशिएशन में अपना रोल किस तरह प्ले कर रही है। कि अगर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि अगर ये कम्युलेट होती रहती है सारे सेल्स के अंदर, जैसे लिथियम क्लोराइड से इसको कम्युलेट किया गया, तो क्योंकि लिथियम क्लोराइड ने क्या किया था, GSK3 को इनएक्टिवेट कर दिया था, जिससे ये अकमुलेट हुई। तो जब ये अकमुलेट हुई सेल्स के अंदर, तो उसके बाद ये क्या करती है कि ये सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। और जब ये सेल के अंदर अकमुलेट हुई तो इसने वो एंडोडर्म फॉर्मेशन इंड्यूस की। एंडोडर्म और मेसोडर्म बनी सिर्फ उस पूरे एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म के बगैर वो एम्ब्रियो डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये था। आप इस लेक्चर को सुनिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए क्लास में।